हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने चैप्टर वाइज ये 12th का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का वीडियो बना दिया है और उसमें मैंने चैप्टर 6 से स्टार्ट किया है अभी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। उसके पहले मैंने आपको बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, उसको आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पे बी डीएनए और जेड डीएनए में जो अंतर बताने वाला हूँ उसको आपको समझने में बिल्कुल भी आसानी होगी, कोई कठिनाई नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को देख लें। सेकेंड चीज, जैसा कि मैंने बोला आपको बताऊंगा आज बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या होता है, अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है मैं उसको मैं बताऊंगा। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। तो देखिए, आपको बताया था कि डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं जिसे हम लोग 2 स्ट्रैंड भी कहते हैं। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे 2 हेलिक्स होता है, 2 स्ट्रैंड होता है। हेलिक्स को हम लोग स्ट्रैंड कहते हैं, मतलब स्ट्रैंड कहें या फिर इसको स्ट्रैंड स्ट्रैंड कहूं या फिर धागे कहूं। इसमें 2 धागे होते हैं, यानी 2 स्ट्रैंड होते हैं और इन दोनों के बीच में ये क्षार युग्म होते हैं जिसे हम लोग नाइट्रोजनी बेस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्षार, ये क्षार युग्म है, ये क्षारीय युग्म पाए जाते हैं जिससे ये जुड़ा रहता है। प्लस ये घुमावदार रहता है, मतलब ये घुमा हुआ रहता है। देखिए ऐसे, देखिए कैसे घुमा हुआ है, इस तरह से ऐसा लगेगा कैसे घुमा हुआ है, इस तरह से घुमा हुआ रहता है। फिर इन दोनों घुमाव के बीच में कुछ क्षारीय युग्म पाए जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार के डीएनए में अलग अलग होते हैं। वही मेन अंतर है बी डीएनए और जेड डीएनए में। देखिए अब क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं बी डीएनए के। तो दाहिने हाथ की ओर घुमाव होता है। तो जो डीएनए है उसका घुमाव किधर होता है? दाहिने हाथ की ओर, मतलब दाहिना हाथ की तरफ घुमाइएगा तो बी डीएनए होता है। जबकि जेड डीएनए का घुमाव किधर होता है? बाएं हाथ की ओर होता है। सेकेंड अंतर है, शर्करा फॉस्फेट का नियमित आधार होता है, यानी बैकबोन के रूप में शर्करा और फॉस्फेट होता है। जबकि जेड डीएनए में क्या होता है? शर्करा फॉस्फेट का अनियमित आकार होता है और जो अनियमित आकार का होता है उसको देखिएगा तो जेड टाइप का दिखाई देता है। तीसरा अंतर है, प्रत्येक घुमाव में 10 बेस पेयर होता है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये एक से लेकर के यहाँ से घुमाव शुरू हुआ यहाँ तक, तो इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? तो 10 बेस पेयर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 ही दिखाई दे रहा है लेकिन कितने होते हैं? 10। क्योंकि इसमें टोटल दिखाया नहीं जाता है, कम ही दिखाया गया है। तो याद रखिएगा बी डीएनए में जो बेस पेयर कितने होते हैं? टोटल मिलकर के एक घुमाव में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक घुमाव में 10 बेस पेयर होता है। ठीक है, जबकि जेड डीएनए में, वही जेड डीएनए की बात कीजिएगा तो उसमें 12 बेस पेयर होते हैं प्रत्येक घुमाव में। यानी इस तरह से अगर आप डीएनए बनाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, अगर इस तरह से आप उसको बनाते हैं तो एक घुमाव में कितने बेस पेयर होंगे? 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे 12 बेस पेयर होता है किसमें? जेड डीएनए में। जबकि बी डीएनए में कितने होते हैं? तो बी डीएनए में ये 10 बेस पेयर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब होता है घुमाव, कि घुमाव कितने डिग्री पे होता है। तो जो बी डीएनए का घुमाव होता है वो 36 डिग्री पे होता है, जबकि जेड डीएनए का घुमाव 30 डिग्री पे होता है। घुमाव कौन सा चीज है? ये देखिए, घुमा हुआ है ना ऐसे, ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घुमा हुआ है। तो यही घुमाव की बात हो रही है। तो बी डीएनए में कितना होता है? 36 डिग्री, जबकि जेड डीएनए में कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है, अगर देखते हैं, प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि प्रति इसमें जेड डीएनए में प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी 35 एंगस्ट्रॉन होती है। इसको समझ लीजिए। अब देखिए, यहां से लेकर के यहाँ तक एक घुमाव पूरा हो रहा है, यहाँ से घूमना शुरू हुआ और यहाँ तक ये खत्म हुआ। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है, मतलब एक घुमाव में जो दूरी होता है वो बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, जबकि अगर हम जेड डीएनए की बात करें तो ये कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक के बीच के जो घुमाव होता है ये 45 एंगस्ट्रॉन होता है, सॉरी
ये 45 एंगस्ट्रॉन होता है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, एक घुमाव के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होगी बी डीएनए में, जबकि जेड डीएनए में कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, 45 एंगस्ट्रॉन होगी। ये बी डीएनए और यहाँ पे जेड डीएनए मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि ये दोनों ये सिंपल सा डीएनए का ही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बी, किसी को हम बी और किसी को जेड नहीं कह सकते, केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगला अंतर देखते हैं, डीएनए का अणु व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है, जबकि जेड डीएनए में अणु का व्यास 18 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो अणु उसके पाए जाते हैं डीएनए के, उनका जो व्यास होता है इसमें ज्यादा होता है, उसका वो बड़ा होता है, जबकि जेड डीएनए का जो अणु होता है वो छोटा होता है। आपस वाली शर्करा के अणुओं की दिशा एक जैसी होती है, यानी जो आपस वाली शर्करा है, आसपास वाली, ठीक है, आसपास की जो शर्करा है उसका जो अणु होंगे उनकी दिशा एक जैसी होगी, जबकि इसमें क्या होता है, आसपास वाले शर्करा के अणुओं की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। अगला और मेन मुख्य अंतर ये भी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसमें एक दो छोड़ सकते हैं, इसको और इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। दो पास के नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि दो बेस के नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की दूरी 3.7 एंगस्ट्रॉन होती है। इसको फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पे देखिए, पहला बेस पेयर यहाँ पे है और दूसरा बेस पेयर यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं, एक बेस पेयर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। तो इस बेस पेयर के बीच की जो दूरी है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी है, उसकी बात हो रही है। तो ये कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, किसमें, बी डीएनए में। जबकि वही यहाँ पे देखिएगा जेड डीएनए में, तो इसके बीच की दूरी, यानी दो बेस पेयर, एक बेस पेयर यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो 3.7 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो यही मेन अंतर है बी डीएनए और जेड डीएनए में, आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि जेड डीएनए और बी डीएनए में क्या अंतर होता है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो जो आखिर जो अनुवांशिक पदार्थ है उसके क्या गुण धर्म होने चाहिए, या वो किन आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, जिसको हम लोग डीएनए कह सकते हैं, यानी अनुवांशिक पदार्थ कह सकते हैं। याद रखिएगा, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। जबकि कुछ वायरसों में क्या होता है, जो ये आरएनए होता है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ कि किसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है और किसमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ में आखिर जो अनुवांशिक पदार्थ होगा उसका क्या गुण धर्म होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला उसका क्या गुण धर्म है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है उसका, कि यह अपना प्रकृति बनाने में सक्षम हो। ठीक है, तो अब चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए हो या प्रोटीन हो, कुछ भी हो, अगर हम नहीं जानते हैं कि कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है, तो उसमें ये गुण होना चाहिए। हालांकि हम लोग को पता है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो क्या अनुवांशिक पदार्थ का क्या गुण होना चाहिए, कि वह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। प्रतिकृति बनाने का मतलब है अपना कॉपी, यानी अपने जैसा ही एक और डीएनए बनाने में, या फिर आरएनए है तो आरएनए बनाने में सक्षम हो। ठीक है, प्रतिकृति मतलब समझ लीजिए, कॉपी मतलब अपना ही एक डुप्लीकेट। तो क्या होना चाहिए, अनुवांशिक पदार्थ का पहला गुण क्या है, कि वह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा, इसे संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि उसकी संरचना बदलती रहे और जो रासायनिक संगठन है उसके लिए जो रसायन यूज हो रहे हैं वो बदलते रहने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो दूसरा है कि इसकी संरचना और रासायनिक संगठन, याद रखिएगा, इसकी संरचना और रासायनिक संगठन का जो आधार है वह स्थिर होना चाहिए। तीसरा है, इसमें धीमे परिवर्तन, जिसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं, इसमें धीमे परिवर्तनों की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जो अनुवांशिक पदार्थ है उसमें उत्परिवर्तन यानी परिवर्तन की भी संभावना होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उत्परिवर्तन नहीं होगा तो विकास होगा ही नहीं, जैव विकास नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी के जीव नहीं बनेंगे, उनके गुण अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण ही तो इतना अच्छा जीव उत्पन्न हुआ है। और इन सभी चीजों को, उत्परिवर्तन क्या होता है, मैंने चैप्टर 5 में बताया है, तो वहां से आप जाकर के इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला अंतर है कि इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए, यानी जो अनुवांशिक पदार्थ है उसमें वैसे ही लक्षण पाए जाने चाहिए जैसा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के माध्यम से बताया था। ठीक है, और मेंडल ने क्या क्या लक्षण बताया था उसको आपने चैप्टर 5 में अवश्य पढ़ा होगा, उसका भी लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वो देख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए जो डीएनए होता है, वो इन सभी, जो डीएनए होता है वो इन सभी गुणों को फुलफिल करता है, इसलिए डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। अब चलिए समझते हैं कि किस जीव में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखिए पहला क्या है, तंबाकू मोजेक वायरस होता है। क्या होता है? तंबाकू मोजेक वायरस। ठीक है, तंबाकू मोजेक वायरस या फिर जीवाणु भोजी होते हैं, जीवाणु भोजी होते हैं, या कुछ पादप वायरस होते हैं, उनमें आरएनए होता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। यानी कुछ वायरस हैं प्लस जीवाणु भोजी और तंबाकू मोजेक वायरस है, इसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। बाकी सभी जीवों में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 99.99% जीवों में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि कुछ वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस और जीवाणु भोजियों में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।